नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट 4 का है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि जेनेटिक अभियांत्रिकी की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ देखा कि जो बाह्य कोशिकाएं या एक्स्ट्रा सेलुलर जो जीन्स होते हैं उनके डीएनए में मैनिपुलेशन या हेर फेर करके उनको डिजायर्ड स्थान पर उपयोग करने के अध्ययन को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जीन्स के आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, अनुपयोगी और जेनेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उन जीन में से हटाकर और उनके स्थान पर उपयोगी या डिजायर्ड जेनेटिक मैटर को रिप्लेस करने की क्रियाएं की जाती हैं। अब हम देखेंगे स्कोप और जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के किन किन क्षेत्रों में ये उपयोगी हैं। जैसे कि किसी जीनोम के जीन या जीन के एक स्पेसिफिक पार्ट को सेपरेट करने में, एक स्पेसिफिक आरएनए को उससे प्राप्त कर उससे संबंधित जितने भी प्रोटीन हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में प्राप्त करके और नेचुरल तौर पर और जनरल रूप से असंभव होता है। कुछ कार्बनिक केमिकल मटेरियल्स होते हैं जैसे एंजाइम्स या मेडिसिन्स की नेचर में भी इनके द्वारा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और इसके अलावा जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनके प्लांट्स का डेवलपमेंट करना, जो कि डिजीज, टेम्परेचर, ड्राई, इन सभी के प्रति इम्यूनिटी रखते हैं। और इसके अलावा इसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी उपयोगी है। और डिटर्जेंट, ब्लेंडर, इन सबको डाल के भी यह क्रिया की जाती है। इनके अलावा है रिसर्च, जीएमओएस और इनकी स्टडी में इनके जीन के फंक्शन, एक्सप्रेशन और इनके फंक्शन और लॉस को करने से, और गेन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन को भी गेन करने में, ट्रैकिंग और एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी की टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है जीन क्लोनिंग, सेकंड है रेजिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और थर्ड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में हमने देखा था कि फर्स्ट जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग होता क्या है कि जैसे जीन के न्यू मेल अथवा कॉम्बिनेशन बनाने की जो रिएक्शन होती है उसे ही जीन क्लोनिंग कहते हैं। और ये कितने स्टेप्स में काम करती हैं हम डायग्राम में देखेंगे। जैसे कि जीन फ्रेगमेंट, तो जीन फ्रेगमेंट को सेपरेट कर या डीएनए, डोनर डीएनए से और पैसेंजर अथवा जो फॉरेन डीएनए कहलाता है, यह कुछ रेजिस्टेंट एंजाइम के द्वारा ही क्रिया करते हैं। तो जो डोनर डीएनए को एक वेक्टर कहते हैं और क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्शन कराना इसका भी एक सेकंड पार्ट है। और जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरियोफेज हो सकता है और ये कैरियर सेल के डीएनए के साथ जो डोनर डीएनए से साथ अटैच हो जाता है और उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रकार का सेल के कैरियर के अंदर जाकर खुद के ही जीन्स के अतिरिक्त जीन या डोनर डीएनए भी होते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या कि जो कैरियर सेल होती है उसका होस्ट सेल से जो बैक्टीरियम होती हैं को एंटर कराते हैं और होस्ट बैक्टीरियम सेल्स का कल्चर कराने पर ये अपनी प्रोजेनी को जन्म देती है। और उसमें क्या होता है, ये खुद के जीन्स के साथ साथ वहाँ डोनर डीएनए के जीन्स की कई कॉपीज या और कई प्रोटीन या एंजाइम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जीन क्लोनिंग की ये डायग्राम के तहत हमने समझा कि ये एक बेसिक मेथड है और इसके द्वारा ही जीन क्लोनिंग को समझा जा सकता है। इसमें जैसे रेजिस्टेंट एंजाइम ने भी काम किया, उसके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना,
और उन सब के बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद में मल्टीप्लिकेशन हुआ, सो क्लोनिंग हुई थी, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए और होस्ट ऑर्गेनिज्म भी बना। तो सेल डिवीजन के द्वारा सेल मल्टीप्लिकेशन भी हुआ था इसमें। रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के सेकंड मेथड है टेक्निक्स की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इसको एक तरह से एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का टूल्स में माना गया है एंजाइम्स को। तो यहाँ हमने देखा है कि न्यूक्लिक जो एसिड्स की कई रिएक्शंस को इंड्यूस करने के लिए कई प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो वैसे हमने पहले एंजाइम वाले उसमें देखा था कि एंजाइम्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और रेजिस्टेंस एंजाइम। तो यहाँ हम ओनली रेजिस्टेंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में देखेंगे। इसके पहले एक्सो और एंडो को भी देखते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है कि ये एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में 5 से 3 सिरे पर अरेंज्ड नाइट्रोजिनस पेयर्स पे रिएक्शन करता है और ये डाइजेशन का काम भी करते हैं। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए पे रिएक्शन कर रिक्त स्थान भी बनाते हैं। ऐसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, यह डबल स्ट्रैंड डीएनए के 5 से 3 जो एंड्स होते हैं उनके अतिरिक्त सभी जो स्पेस होते हैं उन पर भी रिएक्शन करते हैं और उन्हें डिवाइड करते हैं। किंतु इनके साथ क्या होता है, इनकी जो ये जाने वाली जो क्रिया होती है उनमें डीएनए के एक सूत्र पर ही लिमिटेड होते हैं ये। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम क्या होता है। तो ये एंजाइम क्या होता है कि डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड चेन में एक स्पेसिफिक स्थल को आइडेंटिफाई कर और विखंडित करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। तो नेचुरल रूप से सभी जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं तो उन पर ये अटैक करने वाले वायरस के प्रति केमिकल वेपन के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो फॉरेन डीएनए हैं वो वायरस से संबंधित होता है और वो सीमित ही रहता है, इसलिए इसे प्रतिबंधित या रेजिस्टेंस एंजाइम नाम दिया गया। ये डीएनए के दोनों एंड्स पर क्रिया कर इन्हें विखंडित करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। इसके बारे में इस एंजाइम जो रेजिस्टेंस एंजाइम है इसके बारे में सबसे पहले इवेंट या खोज किसने की थी? डॉक्टर बर्नर आर्बर ने की और डॉक्टर एच.ओ. स्मिथ व डॉक्टर नाथन, इन सभी को 1978 में इसके बारे में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस एंजाइम के ग्रुप्स है वो कौन से, सब ग्रुप फर्स्ट और सब ग्रुप सेकंड। रेजिस्टेंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सब ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस ग्रुप में रेजिस्टेंस एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन डिवीजन किसी भी साइड से कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें क्लीवेज स्पेसिफिक नहीं पाई जाती। इनका जो मॉलिक्यूल वेट है वो 3 लाख होता है और इनके द्वारा की जाने वाली जो रिएक्शंस होती है उनमें एडिनोसिन, मिथायोनिन, मैग्नीशियम आयन और एटीपी कोफैक्टर भी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड है सब ग्रुप सेकंड, इस ग्रुप में क्या होता है कि रेजिस्टेंस एंजाइम वो डीएनए मॉलिक्यूल पर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके और स्पेसिफिक साइट पे ही क्लीवेज करते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो इसका प्रत्येक सूत्र होता है उसको खंडित कर देते हैं। तो इन जो खंडित सूत्रों को रेजिस्टेंस फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। और ये 4, 5 या 6 बेस पेयर क्रमयुक्त हो सकते हैं और इनमें क्या होता है कि डिफरेंट एंड्स वाले जो सेगमेंट की नेचर होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि ई कोलाई आर एंजाइम्स होता है वो डीएनए पर 5 एंड से 3 एंड सीक्वेंस में ही अभिक्रिया करता है। इस प्रकार रेजिस्टेंस एंजाइम
और परिवर्ती एंजाइम ये मिलकर बैक्टीरिया में रेजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन सिस्टम का फॉर्मेशन भी करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। रेजिस्ट्रेशन एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। एस्चेरिचिया इकोलाई और बैसिलस एमाइलोफिक्सेसियस, इसी प्रकार हीमोफिलिस इन्फ्लुएंस, ये सब रेजिस्ट्रेशन एंजाइम के ही एग्जाम्पल हैं। टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की थर्ड मेथड है रिकॉम्बिनेशन और डीएनए टेक्निक। तो यहाँ पर हम रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक देखें कि एक जो ऑर्गेनिल होते हैं उसके डीएनए के साथ दूसरे ऑर्गेनिल के डीएनए के अगर उनका हाइब्रिडेशन करने पर इस टेक्निक को रिकॉम्बिनेट टेक्निक कहते हैं, और इसके द्वारा जो डीएनए को बनता है उसको रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं वो कई एंजाइमों के द्वारा ही की जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसकी टेक्निक्स में इसकी मेथड को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है टेक्निक ऑफ फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेट डीएनए, यानी पुनर्योग्य डीएनए बनाने की तकनीकी, और सेकंड है टू ऐड न्यू डीएनए सेगमेंट टू एंड ऑफ बोथ डीएनए हेलिक्स, या डीएनए की दोनों जो चेन होती है उनके अंतिम सिरे पर नए डीएनए की चेन या लड़ियों को हेलिक्स को जोड़ना। तो ये दोनों ही रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक के अंतर्गत आती हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक में रिकॉम्बिनेट डीएनए कैसे बनता है। तो हमने हमेशा देखा कि जो एडमिन बेस हैं वो थाइमिन के साथ और ग्वानिन व साइटोसिन के साथ ही हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो एडेनिन ए और टी और जी व सी ये कंजुगेट बेस कहलाते हैं। इसलिए यदि एक डीएनए की दोनों जो चेन्स हेलिक्स होते हैं उनके एंड अंतिम सिरे पर यदि कंजुगेट बेस जोड़े जाए तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि हम एक डीएनए के एक सिरे पर कुछ बेस जोड़ देते हैं और दूसरे डीएनए के दूसरे सिरे पर बेस जोड़ते हैं जो फर्स्ट डीएनए से जोड़े गए बेस से मेल खाते हैं। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाती है और उसे ही रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। इसके लिए जो एंजाइम स्पेसिफिक जो एंजाइम होता है वो है टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये इसमें काम आता है। और यह एंजाइम डीएनए की हेलिक्स के सिरे पर ऐसे क्रम से जाता है एक एक करके और नए बेस पेयर जोड़ सकता है। जैसा कि अभी हमने डीएनए दोनों एंड्स हेलिक्स में टर्मिनल ट्रांसफर एंजाइम द्वारा इनके बेस को जोड़े थे। जब ये दोनों नवनिर्मित जो डीएनए को मिलाते हैं तो कंजुगेट जो बेस होते हैं वो जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा कि वैकेंट प्लेस है उसमें एडमिन, और ये डिजायर्ड जो डीएनए रिकॉम्बिनेट डीएनए उसमें थाइमिन उनकी जगह पे ऐड हो जाता है। तो इनके द्वारा जो डीएनए जो जेड में 4 स्थानों पर रिक्त स्थान रह जाते हैं, और वे स्थान जहाँ यह हेलिक्स है वो संयुक्त नहीं होती, इन रिक्त स्थानों को पूरा करने के तो डीएनए में क्या होता है कि लाइगेज नामक जो एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम इन स्थानों पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर और एक नए जीन का फॉर्मेशन करके वो रिकॉम्बिनेट डीएनए का मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि हमें ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये डीएनए एक्स और वाई के रूप में दिखाया गया, और यहाँ डीएनए एक्स और वाई को बाद में ये रिकॉम्बिनेट डीएनए जेड के द्वारा शो किया गया है। वो सारा ये एंजाइम है वो टर्मिनल ट्रांसफर एंजाइम के द्वारा इनको जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं कि जीन ट्रांसफर्स के लिए कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें
दो वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, एक प्लाज्मिड्स और दूसरा फेजेज। वेक्टर या भाग क्या होते हैं? वेक्टर या भाग वे डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो इनके साथ निवेशित एक्स्ट्रा डीएनए या फॉरेन डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ले जाने का कार्य करते हैं। इन्हें डीएनए भी कहते हैं। और ये वेक्टर्स हमारा उस काम से होता है कि जैसे डाटा डोनर और रिसिपिएंट के बीच में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है या डीएनए को ले जाया जाता है, इस क्रिया के लिए क्या होता है कि ये जीवाणुविक जो प्लेज्मिड्स है, बैक्टीरियोफेजेज, कॉस्मिड्स, वायरस, इन सभी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो यहाँ हम वेक्टर्स के रूप में प्लाज्मिड्स और फेजेज के बारे में देखेंगे। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? कई जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त भी प्लाज्मिड नामक स्ट्रक्चर जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाई जाती हैं। ये सर्कुलर होती है, दो चेन्स के बने डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में भी पाए जाते हैं। इनमें रेप्लिकेशन बनाने का भी करैक्टर पाया जाता है। ये स्वयं ही खुद ही बिना किसी कंट्रोल के प्रतिकृति बनाते हैं और उनमें उपस्थित जीन्स को धारक सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये आवश्यक नहीं होती। तो इसलिए ये जीवाणुविक क्रोमोसोम्स में डिफरेंट भी होते हैं। तो सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं, वो डीएनए को एक साइट पर कट करने से भी ये लीनियर नेचर का बन जाता है और इसके दोनों जो एंड्स होते हैं वो फॉरेन डीएनए को जोड़ा जा सकता है। और यह प्रतिकृति बनाने के टाइम ही क्या करता है कि अपनी जो एक्स्ट्रा आउटर जो डीएनए है उसकी कॉपी भी बनाता है और इसे हाइब्रिड डीएनए के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये प्लाज्मिड्स एक वेक्टर की तरह कार्य क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक इस तरह के करैक्टर भी पाए जाते हैं जिसके लिए ये एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि आसानी से जो मॉलिक्यूलर सेल्स है उससे सेपरेट भी किया जा सकता है और इसमें एक ही रेजिस्टेंस साइट उपस्थित हो जिस पर एक या ज़्यादा रेजिस्टेंस एंजाइम रिएक्शन करते हैं और इनमें जो आउटर डीएनए के लीनियर मॉलिक्यूल के जुड़ जाने पर भी इनकी रेप्लिकेशन की जो कैपेसिटी होती है उस पर अपोजिट असर न होता हो और ये आसानी से जो बैक्टीरियल सेल्स में इंसर्ट कराया जा सकता हो और प्लाज्मिड रहित या युक्त प्लाज्मिड हो भी सकता है और नहीं, उन सेल्स का भी ये सिलेक्शन आसान होता है। तो प्लाज्मिड में ये प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग और हेयरी रूट ट्यूमरस प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें कई न्यूट्रिशन गुण जैसे एंटीबायोटिक और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके प्रति ये इम्यूनिटी भी रखती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सभी में ये इम्पोर्टेंट है। अब जीन ट्रांसफर्स के वेक्टर्स के रूप में सेकंड है फेजेज। तो ये क्या होता है कि ये भी फेजेज होता क्या है? ये भी एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरियल सेल्स पर एक पैरासाइट के रूप में अपनी लाइफ को एक्टिव रूप से निकालता है। और ये क्या कहते हैं, इनका उपयोग एक वेक्टर के रूप में किया जाता है। इन्हें फेग इसलिए कहते हैं कि इनका निरीक्षण करना और उपयोग में लिया जाना ज़्यादा इजी है और ये ईस्ट, रेट और ह्यूमन की तरह ही इनका भी जीन बैंक बनाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक टूल्स का भंडार बनाना बहुत इम्पोर्टेंट रहा। जैसे फेज में होता क्या है कि फेज में जनरली एक लीनियर प्रकार का डीएनए मॉलिक्यूल उपस्थित होता है और एक स्थान से कट जाने पर ये दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है जिन पर आउटर डीएनए जोड़कर काइमेरिक व हाइब्रिड फेग भी बनाया जाता है। और फेग जो वेक्टर होता है वो प्लाज्मिड
कैप्सूल पाया जाता है, इसलिए ट्रांसफ़र किए जाने पर इसके साथ अन्य सेल्स जो होती है दूसरी सेल्स उनमें भी ये पहुंचा दिया जाता है। तो इनके अलावा फेज और प्लाज्मिड से अलावा भी एक कॉस्मिक वेक्टर्स भी जीन ट्रांसफ़र में काम आते हैं। को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक यूजेनिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।